नमस्कार। आज हम समुद्री नियमों की दुनिया में एक अहम पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। ये है कॉलरेग्स का नियम 38 यानी छूट या एग्जेम्पशंस। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स हैं और ये भी सुना है कि इन्हें तैयार करने में कुछ एआई की मदद भी ली गई है। ये नोट्स आईएमओ, डीजी शिपिंग जैसे कई स्रोतों पर आधारित है। तो आइए समझते हैं कि ये नियम 38 क्या है और क्यों मायने रखता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये नियम 38 असल में है क्या, मोटे तौर पर बताएं तो। हाँ, तो नियम 38 मूल रूप से उन जहाज़ों से जुड़ा है जिनका कील मतलब जिनका निर्माण इन नेविगेशन नियमों के लागू होने से पहले हुआ था। कुछ खास स्थितियों में उन्हें कुछ नियमों से वो भी अस्थायी तौर पर छूट मिल सकती है। अच्छा, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पुराने जहाज़ों के लिए कुछ खास? हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, समुद्री नियम लगातार विकसित होते रहते हैं ना, नई टेक्निक आती है, सुरक्षा मानक बदलते हैं। अब सोचिए कोई बहुत पुराना जहाज़ है, उसके डिज़ाइन में शायद नई तरह की लाइट लगाना या कोई नया उपकरण फिट करना मुमकिन ना हो या फिर बहुत खर्चीला हो। तो नियम 38 इसी व्यवहारिक मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करता है ताकि पुराना जहाज़ भी सुरक्षित तरीके से चलते रह सकें। समझ गई, मतलब ये एक तरह का एडजस्टमेंट है पुराने और नए के बीच। लेकिन ये छूट देता कौन है और कैसे? क्या ये बस कह दिया और हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया काफी सख्त है, आसान नहीं है। जहाज जिस देश में पंजीकृत है वहां की जो अथॉरिटी होती है, जिसे फ्लैग स्टेट कहते हैं, जैसे भारत में डीजी शिपिंग। बिल्कुल, वो फ्लैग स्टेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ को सिफारिश भेजती है। फिर आईएमओ की एक कमेटी है, समुद्री सुरक्षा समिति MSC, वो पूरी जांच पड़ताल करती है और वो तय करती है कि छूट दी जा सकती है या नहीं, और अगर हाँ तो किन शर्तों पर और कितने समय के लिए। शर्तें, जाहिर है सुरक्षा सबसे पहले होगी। एकदम सही। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यही है कि छूट की वजह से किसी भी दूसरे जहाज की सुरक्षा खतरे में ना पड़े। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है और ये छूटें आमतौर पर स्थायी होती हैं, परमानेंट नहीं। और उन सुरक्षा उपकरणों पर तो बिल्कुल लागू नहीं होती जिनकी कमी सीधे तौर पर खतरनाक हो सकती है, जैसे मान लीजिए जरूरी साउंड सिग्नल या नेविगेशन लाइट्स। अच्छा, और क्रू को इसके बारे में पता होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जहाज के क्रू को इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनके पास इसका ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसे फ्लैग स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेम्पशन कहते हैं। जैसे कभी पोर्ट स्टेट कंट्रोल PSC की जांच हो तो उन्हें वो सर्टिफिकेट दिखाना और समझाना पड़ सकता है कि उन्हें ये छूट क्यों और कैसे मिली है। हाँ, ये पारदर्शिता तो बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। आपके नोट्स में शायद एक केस स्टडी का भी जिक्र था, MAIB रिपोर्ट से एक पुराने टग बोट की टक्कर। सही कहा आपने। वो MAIB की 1994 की रिपोर्ट का मामला है। उसमें एक पुराने टग जहाज को कुछ छूट मिली हुई थी, लेकिन टक्कर के समय वो जरूरी डे शेप नहीं दिखा रहा था। ये एक तरह का विजुअल सिग्नल होता है जो दिन के समय जहाज की स्थिति बताता है। तो इससे ये सबक मिला कि सिर्फ छूट मिलना काफी नहीं है, क्रू को उसकी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा और आसपास के जहाजों को भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जागरूकता और कम्युनिकेशन। क्या कैप्टन चौहान के नोट्स में कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे किस तरह की छूट मिल सकती है? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत पुरानी लकड़ी की नाव है। अच्छा। अब उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो नियमों के मुताबिक तय ऊंचाई पर मास्ट हेड लाइट नहीं लगा सकती। तो उसे शायद थोड़ी कम ऊंचाई पर लाइट लगाने की छूट मिल जाए, लेकिन शर्त यह होगी कि लाइट की रोशनी उतनी ही दूर तक साफ दिखाई दे जितनी नियम में जरूरी है। विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। या फिर एक और उदाहरण लें, एक तटीय फेरी है छोटी सी, उसके डिजाइन के कारण उस पर रडार रिफ्लेक्टर लगाना शायद मुमकिन ना हो। ये रिफ्लेक्टर रडार पर जहाज को बेहतर दिखाता है, तो उसे छूट मिल सकती है, पर शायद इस शर्त के साथ कि वो घने कोहरे या बहुत खराब मौसम में ऑपरेट नहीं करेगी। समझ गई, मतलब हर केस अलग होता है और छूट बहुत विशिष्ट होती है। बिल्कुल, ये केस टू केस बेसिस पर तय होता है। तो कुल मिलाकर कैप्टन चौहान के इन नोट से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? ऐसा लगता है कि नियम 38 एक जरूरी लचीलापन तो देता है, पर हाँ, लचीलापन देता है, लेकिन साथ ही जहाज के क्रू और मालिकों पर जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है। ये नियम व्यावहारिकता और सुरक्षा के बीच एक संतुलन साधने का उपकरण है। ये कोई खुली छूट या अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। सही, उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि छूट के बावजूद उनका जहाज सुरक्षित है और दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं बन रहा। मूल सिद्धांत तो वही रहता है,
समुद्र में टक्कर रोकना और नेविगेशन में स्पष्टता बनाए रखना। और जैसा कि नोट्स में भी जोर दिया गया है, किसी भी स्थिति में कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा ऑफिशियल नियमों, फ्लैग स्टेट के सर्कुलर्स और कंपनी की अपनी गाइडलाइंस को देखना सबसे जरूरी है। ये जानकारी सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है। बिल्कुल सही कहा, हमेशा प्राइमरी सोर्स को कंसल्ट करना चाहिए। और चलिए श्रोताओं के लिए अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है और शायद भविष्य में स्वचालित जहाज मतलब ऑटोमेटेड शिप्स आम हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की छूटों की जरूरत कम होगी या शायद बढ़ेगी, और उनका स्वरूप कैसा होगा? ये सोचने वाली बात। नमस्कार। आज हम समुद्री नियमों की दुनिया में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा नियम है COLRGS का नियम 38, जिसे छूट या एग्जेम्पशंस कहते हैं। अक्सर ना इस पर ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जहाज़ों के सुरक्षित चलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इसके लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के तैयार किए हुए कुछ नोट्स हैं। इन्हें बनाने में AI की मदद भी ली गई है, ये भी बता दें। और ये नोट्स IMO पब्लिकेशंस UK की MAIB और अपने DG शिपिंग जैसे बिल्कुल पक्के स्रोतों पर आधारित हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक सच्ची समुद्री दुर्घटना को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस नियम 38 को मतलब हल्के में लेना या गलत समझना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। देखिए, नियम 38 अगर आसान शब्दों में कहें तो ये उन जहाज़ों को कुछ खास नियमों से अस्थायी मतलब टेम्पररी छूट देता है जिनका कंस्ट्रक्शन उन नियमों के लागू होने से पहले हुआ था। पर हाँ, ये कोई खुली छूट नहीं है। ऐसा नहीं कि बस कह दिया और हो गया। ये सिर्फ IMO की तय शर्तों पर और जहाज़ की जो फ्लैग स्टेट अथॉरिटी होती है, जैसे अपने यहाँ DG शिपिंग, उनकी मंजूरी से ही मिलती है, और वो भी कुछ खास हालात में ही। अच्छा, तो मतलब शर्तें और मंजूरी ये बहुत अहम है। क्या कोई ऐसा वाकया है, कोई केस स्टडी, जहां इस नियम 38 का अंदाजा या कहें लापरवाही भारी पड़ी हो? हाँ, बिल्कुल है। MV चीता दुर्घटना ये हुई थी 1997 में इंग्लैंड के पास। ये एक जर्मन कंटेनर शिप था, बना था 1976 में। तो जाहिर है कुछ नियम बाद में आए होंगे। इससे नियम 38 के तहत कुछ लाइटिंग और नेविगेशनल इक्विपमेंट के मामले में छूट मिली हुई थी, और इसी छूट के साथ ये UK के तटीय पानी में चल रहा था। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि 26 मार्च 1997 को घना कोहरा था, बहुत ज्यादा, और ये जहाज आइल्स ऑफ सिली के पास चट्टानों से टकरा गया। ओह! वजह क्या रही इसकी? जांच हुई तो कई बातें सामने आईं। एक तो जहाज का रडार सिस्टम पुराना था, जिसे छूट के तहत अपडेट नहीं किया गया था। दूसरा, ड्यूटी पर जो ऑफिसर था, OOW ऑफिसर ऑन वॉच, उसकी जिम्मेदारी थी ब्रिज पर नेविगेशन देखने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सो गया था। सो गया था? ओह हाँ। और तीसरी बात, जहाज पर AIS नहीं था, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो जहाज की पहचान और लोकेशन बताता है, वो भी नहीं था। इस पर भी छूट मिली हुई थी। तो जाहिर है बहुत बुरा हुआ होगा। नतीजा भयानक था। जहाज तो गया ही, पूरी तरह बर्बाद हो गया। 200 से ज्यादा कंटेनर समुद्र में बह गए। आप सोचिए कार्गो का नुकसान, और उससे भी बढ़कर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा होगा। UK की जो MAIB है, मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, उनकी रिपोर्ट आई और उसमें साफ लिखा था कि ये जो छूट मिली थी और साथ में जो ऑपरेशनल गलतियां हुई, जैसे ऑफिसर का सो जाना, इन दोनों ने मिलके ही जहाज को मतलब इस दुर्घटना की तरफ धकेल दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या समझ आती है? क्या छूट का मतलब ये है कि चलो अब सुरक्षा की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि उल्टा है। नियम 38 की छूट का यह मतलब कतई नहीं है कि खतरे की जिम्मेदारी खत्म हो गई। छूट आपको तभी मिल सकती है या मिलनी चाहिए जब जहाज ये साबित कर सके कि वो उन चीजों के बिना भी सेफली ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए बाकायदा रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, मतलब जोखिम का पूरा विश्लेषण कि अगर ये उपकरण नहीं है तो क्या नए खतरे हैं, उनसे कैसे निपटेंगे, और साथ ही क्रू की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और वैकल्पिक सुरक्षा उपाय मतलब ऑल्टरनेट सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, ये भी देखना होता है। तो MV सीटा वाले मामले में फिर मुख्य गलतियां क्या रहीं? ऐसा लग रहा है जैसे क्रू को शायद पता ही नहीं था कि इस छूट के साथ क्या-क्या करना है। हाँ, कई चीजें थी। एक तो यही कि क्रू को छूट की शर्तों और उसके असर की शायद पूरी जानकारी नहीं थी। फिर ब्रिज पर निगरानी में बहुत ढिलाई बरती गई। ऑफिसर का सो जाना, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है।
और शायद सबसे बड़ी बात ये कि छूट को एक तरह का, क्या कहते हैं, फ्री पास समझ लिया गया, जबकि इसे एक प्रबंधित रोकथाम, एक मैनेज्ड रिस्क की तरह देखना चाहिए था, जिसके लिए और ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। तो इस पूरी बातचीत से सार क्या निकलता है? नियम 38 के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सार ये है कि नियम 38 एक बहुत ही संवेदनशील, एक डेलिकेट प्रावधान है। इसे बहुत समझदारी और बहुत सावधानी से लागू करने की जरूरत है। छूट एक प्रबंधित जोखिम है, इसे जहाज की कोई कमजोरी नहीं मानना चाहिए। लेकिन यह समझना सबसे जरूरी है कि छूट मिलने पर जहाज की जिम्मेदारी कम नहीं होती, असल में बढ़ जाती है। उसे शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी मौजूदगी बताने के लिए और खुद भी ज्यादा चौकन्ना रहने के लिए। व्यावहारिक बुद्धि मतलब कॉमन सेंस, सेफ्टी पर पूरा फोकस और अच्छी ट्रेनिंग, यही इसके सही और सुरक्षित इस्तेमाल की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है, भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, सोचिए एडवांस्ड सेंसर्स आ जाएं, AI वाले नेविगेशन सिस्टम आम हो जाए, तो क्या समुद्री नियमों में ये जो छूट देने का तरीका है और उसे मैनेज करने का तरीका है, क्या ये भी बदलेगा? सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के लिए इतना ही।